बैक। इस वीडियो में हम लोग 2023 जनवरी रेडॉक्स रिएक्शंस को कवर कर रहे हैं। तो अभी फिज़िकल का सीरीज चल रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस को हम लोग टेक केयर करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सेटिंग कर लें। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन डीआयनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर फॉर 50 ml स्टॉक सोल्यूशन। देखो, सबसे पहला चीज़ क्या है, ये एक सोल्यूशन है, दिस इज़ द सोल्यूशन। ओके, 5 ग्राम NaOH है 450 में। अब कह रहा है कि इसमें से हम कितना रिमूव करें। देखो फाइनली क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml 0.1 मोलर NaOH, इतना बनाना है। तो इसका मतलब इसमें से जो भी आप निकालोगे, जितना भी NaOH, वही NaOH इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं 20 ml निकालता हूँ इसमें से, तो 450 ml में 450 ग्राम, ऐसे लिखेंगे 450 ml 450 ml हैज़ 5 ग्राम। सो 1 ml विल हैव हाउ मच, तो 5 बाई 450, इसीलिए V ml विल हैव हाउ मच, तो ये 5 बाई 450 इंटू V हो जाएगा। इतना NaOH होगा। इसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर दो। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये मास जो आया, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे और उसको यहाँ के मोल्स के इक्वल कर दो। ये मैंने बता दी पूरी प्लानिंग। तो लेट्स डू, वो मैंने करके रखा हुआ ऑलरेडी। प्लानिंग में एक बार समझा देता हूँ कि कैसे सोचना है। यहाँ से जो NaOH इस कंटेनर से ही निकालोगे, बाकी तो हमें पानी मिलाना है। तो देखो, ये रहा जो मैंने अभी बताया, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा हुआ है। ये हमारा सोल्यूशन है। इसमें से V ml हमने रिमूव किया, तो V ml में कितने NaOH होंगे वो मैंने करके बता दिया यूनिटरी मेथड से। इतना ग्राम NaOH है। फिर इस V ml में सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया सो दैट 500 ml हो जाए। मान लो इस V की वैल्यू 20 आती है, तो इसका मतलब मुझे 480 ml पानी मिलाना होगा सो दैट 500 ml हो जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो NaOH है, आप तो पानी मिला रहे हो, NaOH तो मिला नहीं रहे हो, तो यहाँ का NaOH और यहाँ का NaOH इक्वल होगा। तो यहाँ का NaOH मोल्स में कितना हो जाएगा, तो 5B बाई 450, और NaOH का 40 होता है मोलर मास, तो 40 से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स आ गया। और यहाँ पे मोल्स कितना होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000। यही होता है, जैसे कि मैं अगर बताऊँ, मोलैरिटी जो होती है, मोल्स बाई वॉल्यूम इंटू 1000। यहाँ से अगर मोल्स निकालोगे तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। तो करते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। आप इसको सिंप्लीफाई करो, गेट द वैल्यू फॉर द V। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसे। नेक्स्ट है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया इसमें। which will undergo deprotonation most readily in basic medium। कह रहा है कि कौन इजीली H+ देगा। देखो, प्रोटॉन होता है H+, डीप्रोटोनेशन का मतलब H+ हटाना। तो मिला जुला के इसने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, क्योंकि एक एसिड ही H+ डोनेट करता है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडीली होगा बेसिक मीडियम में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना हो, तो आप क्या करो, जो भी एसिड है उससे एक H+ हटाओ। ध्यान रखना, H+ हटाने में बहुत ही वाइज रहना है। जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच्ड हो, जिस केस में भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज यानी ऑक्सीजन हो, Cl हो, F हो, इवन सम केस में नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, उसको हटाना है। या अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है आपको, तो आपको ऐसी जगह से हटाना है जहाँ हटाने के बाद जो भी H+ हटने के बाद जो भी नेगेटिव आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस शो कर पाए। तो कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहे, क्योंकि अगर हाई स्टेबिलिटी होगा तो हाई एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और उसका इजी डीप्रोटोनेशन होगा। तो यही करने जा रहे हैं इस केस में हर जगह से। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से अगर मैं H हटाऊँ तो इस पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव, दोनों साइड रेजोनेंस में, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों साइड रेजोनेंस में। तो अब चेक करते हैं कि व्हाट एल्स। तो आ जाओ, इसका रेजोनेंस इधर भी है और इसका रेजोनेंस इधर भी है। दोनों C डबल बॉन्डो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी यही कहानी है, इधर रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो C डबल बॉन्डो, ये इसके लिए 100% अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस C डबल बॉन्ड को ये भी रेजोनेंस में शेयर कर रहा है। एंड सिमिलरली इस C डबल बॉन्डो को ये भी रेजोनेंस में शेयर कर रहा है। अब इसके कारण क्या हुआ, इस नेगेटिव के लिए ये दोनों 100% अवेलेबल नहीं है। तो 100% अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण इसका रेजोनेंस थोड़ा सा वीक हो गया। यहाँ पे आओगे तो एक साइड से रेजोनेंस में, इधर से है, इधर कुछ नहीं। तो ये वाला 100% इसके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ये तो दोनों के साथ रेजोनेंस में है, इधर भी। लेकिन इसको ये भी शेयर कर रहा है,
तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक 100% है, दूसरा मान लो 50%। यहाँ पे दोनों 50%, यहाँ पे दोनों 100%, यानी यहाँ पे नेगेटिव को रेजोनेंस बहुत अच्छे से मिल रहा है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा और इसीलिए मोस्ट एसिडिक होगा। तो आंसर हो जाएगा ACB। जो भी आ जाए। तो पूछा क्या इसने, मोस्ट रेडिली यानी मोस्ट एसिडिक पूछा है, ए ओनली होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। एक मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं। देखो कभी भी अगर मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है तो मोनोबेसिक का मतलब है एक ही H+ हटने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये मतलब होता है कि H+ पूरी, मतलब इसको पानी में डालोगे तो 100% आयनाइज हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपके लिए ये एक एसिड हुआ HA जिसमें एक ही H+ है, हट सकता है। अगर ये डाई बेसिक होता तो मैं ऐसा कुछ लेता H2SO4 टाइप का, ऐसे एसिड को एज्यूम करता, तो ये सब पता होना चाहिए। ट्राई बेसिक होता तो मैं ऐसे करता कि भाई इसमें 3 H+ हटने लायक है तो 3 हाइड्रोजन लेना होगा मुझे। अभी मोनो कह रहा है तो पहला वाला मेरा मॉडल करेक्ट है। अब आते हैं, इसका मोलर मास दे दिया है आपको, डेंसिटी दे रखी है। अब कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ इट्स सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। कितना इसका हम वॉल्यूम निकाले सो दैट इतने NaOH को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। देखो भाई सबसे पहला चीज़ तो रिएक्शन लिख के चेक कर लो कि इन दोनों के मोल्स कितने हैं। एक्सपर्ट स्टूडेंट देख के सर इसमें से एक H+ हट सकता है, इसमें से एक OH- हट सकता है, क्योंकि H+ OH- का ही रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स बराबर होंगे रिएक्शन के लिए। बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं देखो ये रिएक्शन लिख दिया मैंने, Ha+ NaOH, इसका H+ इसका NaOH मिला के वाटर बना दिया और ये Na सॉल्ट बन गया। अब इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, यानी इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, यानी जितना मोल इसका उतना ही मोल इसका। तो यही मैंने लिख दिया कि भाई दोनों के मोल्स बराबर है। अब मुझे NaOH का मोल्स दे रखा है, क्योंकि वॉल्यूम है मोलैरिटी है, तो पता है मोल्स क्या होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा भी था, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000। तो वही करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, ये इसके मोल्स हो गए, ये इसके मोल्स हो गए। मोल्स के बाद मैंने इसका मास निकाल लिया, क्योंकि इसका मोलर मास हमें 24.2 दिया हुआ है, तो जो भी मोल्स आया है उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास आ गया, सॉरी ये मास आ गया, मतलब अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। अब इसकी डेंसिटी देखो कितनी है, इतना है, तो डेंसिटी को आप ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लो। इतना kg पर लीटर है, 1 kg में 1000, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम हो गया। लीटर में भी 1000 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml हो जाएगा, 1000 कैंसिल, यानी यही चीज़ ग्राम पर ml में हो जाएगी। अब इसको 50 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका, आपको वैसा डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मैं कहूँ बहुत बढ़िया बात, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कह दोगे सर मास बाई डेंसिटी, मैं कहूँ ये रहा मास और ये रही इसकी डेंसिटी, इस मास को इस डेंसिटी से डिवाइड करो, रिजल्ट आ जाएगा। यही मैंने कर भी दिया। तो मैंने सिंप्लीफाई किसी को नहीं किया है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, और इसको 10⁻⁻² में एक्सप्रेस करके आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है एन इंडिकेटर X इज़ यूज फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ H2O2 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट का पहले हम मतलब समझेंगे बाद में, ठीक है ना, पहले देखते हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब तो तब समझेंगे ना जब इसकी कोई रिक्वायरमेंट हो। तो कह रहा था इंडिकेटर X फॉर्म्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ कंपाउंड A प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। द इंडिकेटर X एंड कंपाउंड A इज़, देखो भाई सबसे पहला चीज़ है आयोडीन है, ठीक है, सॉरी ये आयोडाइड है, तो आयोडाइड है तो इससे मिलने वाला ब्लू कलर I2 का ही होता है। I2 जो होता है ये स्टार्च, पेपर को ब्लू कर देता है, स्टार्च ब्लू इसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से क्रैक हो जाएगा, स्टार्च एंड आयोडीन, ये कॉम्बिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये आया है तो एग्जैक्टली स्टार्च ब्लू का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो देखो ये रहा रिएक्शन जो H2O2 कह रहा है, H2O2 ने I- को आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन दिया I2, और ये I2 स्टार्च ब्लू। अब इसको करते कैसे हैं स्टार्च ब्लू, तो देखो एक स्टार्च पेपर लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्टार्च पेपर, इसको डिप करो आप KI में, तो ये स्टार्च पेपर KI को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस कंटेनर से ये गैस बाहर आ रही है आयोडीन उसके कांटेक्ट में ले जाओ, तो KI और I2 कांटेक्ट में आके KI3 बना देंगे, और जैसे ही KI3 होता है यही होता है ब्लू कलर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह पे I3-, क्योंकि KI3 आयनिक कंपाउंड है, पानी में डालोगे तो ये एक्चुअल में K+ भाग जाएगा और रह जाएगा I3-, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं जब भी मिलता है बता देता हूँ कि भाई इन सबको तो भूलना ही नहीं है, दीज आर द बैकबोन। किसी के दिमाग में आएगा तो यही सब आएंगे कि इसके हाइब्रिडाइजेशन पूछो, इसका स्ट्रक्चर पूछो। ये लीनियर होता है विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d, याद रखना है। तीनों लोन पेयर इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दे दो, वो एक्चुअल में इस पे होता है, ठीक है।
तो ये लीनियर स्ट्रक्चर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी कहानी ध्यान रखनी है। चलो हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग दिस मच ग्राम पर लीटर। देखो इसकी डेंसिटी दे रखी है। रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड NaOH ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग इतना ग्राम मेटालिक सोडियम विथ वाटर इज। हमसे पूछा है कि मेटालिक सोडियम और वाटर इनका रिएक्शन कराया, यानी Na+H2O, इसका हमें मास दिया हुआ है, इससे बना NaOH। तो ये तो हम इन दोनों का बैलेंस इक्वेशन लिख के NaOH के मोल्स निकाल लेंगे, और इस NaOH का जो मोल्स होगा उससे फिर हम मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, क्योंकि कितना वॉल्यूम HCl इस डेंसिटी वाला यूज़ होगा, यही पूछा है। तो जो NaOH है के मोल्स आएंगे उससे हम HCl के मोल्स, क्योंकि दोनों बराबर ही रिएक्ट करेंगे, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए होगा, और जो इसके मोल्स आएगा उसके मोल से हम इसका मास निकालेंगे, और उस मास को फिर से डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये हो गई हमारी पूरी प्लानिंग। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है Na+H2O, NaOH+H2। ठीक है, इतना ग्राम दिया हुआ था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इसके मोल्स निकाले। कैसे? तो इसका एटॉमिक मास 23, उससे मैंने डिवाइड किया, इतने मोल्स आ गए, 0.03 मोल्स। अब बैलेंस इक्वेशन बता रहा है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए 0.03 से 0.03 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो NaOH है इसका रिएक्शन HCl से होगा, तो ये मैंने रिएक्शन एग्जैक्ट लिख दिया 1:1। देखो ये रिएक्शन ज़रूरत नहीं होती है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, 2-3 मेरे PYQs की वीडियोस देख लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको पता है यार इसमें एक OH माइनस जाना है, HCl में एक H+ जाना है, तो दोनों 1:1 के रेशियो में होंगे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे NaOH के मोल्स को HCl के मोल्स के बराबर कर देना है। वैसे मैंने अभी बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, अब इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल, तो 0.03 मोल्स के लिए 0.03 मोल्स। तो अब HCl का मास निकालते हैं, तो क्या कहोगे आप? मोल्स इंटू मोलर मास। ये रहा मोलर मास 36.5, मल्टीप्लाई किया, इतना ग्राम आ गया HCl का। अब कहानी वही है, आपको क्या करना है, ये जो मास है इसको इससे डिवाइड कर देना है। वैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच भी बता दिया कि मान लो कोई स्टूडेंट इसको फंडामेंटली देखेगा तो ये बता रहा है 1 लीटर में 73 ग्राम है, यानी 73 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर को मैंने 1000 ml लिख दिया, इसीलिए 1 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 1000/73, इसीलिए 1.095 विल बी प्रेजेंट इन हाउ मच, ये आ गया इतना। अच्छा, कोई डायरेक्ट मास बाय डेंसिटी करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी, यहाँ मास ग्राम्स में है, इसे डिवाइड करोगे ना डायरेक्ट तो वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा। जैसे मान लो वॉल्यूम निकाल रहे हो मास बाय डेंसिटी, तो ध्यान रखना यहाँ डेंसिटी के यूनिट में लीटर है, तो इससे जो भी आएगा वॉल्यूम वो लीटर्स में आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू ml, क्योंकि यहाँ ml पूछा है, ऐसे भी गलतियाँ करवाता है मेंस बहुत ज़्यादा। बस इतना टेक केयर करना है, बाकी ये इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, वैसे मैंने कर दिया है, ये 15 आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। तो हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पैरामैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। भाई ये तो पुराना हो चुका है। मैं कहता हूँ कि देखो कुछ चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, कभी भी भूलना भी नहीं है, इवन नींद में नहीं भूलना है। KMnO4 वो मैंने अभी रिएक्शन लिख भी दिया है एक अलग पेज, क्योंकि जब भी मिलता है मैं लिख देता हूँ। मैंने 2022 में भी लिखा है उसको, 21 में भी लिखा है, सब जगह लिखा है। KMnO4 बन रहा है MnO2। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना ही, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, ठीक है, तो आप कर लो डिफरेंस कितना है इसका, 3 का, तो 3 विल बी द आंसर। नाउ अब KMnO4 मिला, छोड़ तो नहीं सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट? KMnO4, K2Cr2O7, ऑक्जेलेट, उसका रिएक्शन एंड आइडियोमेट्री, इतना तो कभी आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सारे रिएक्शंस को, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी आदत है क्योंकि स्टूडेंट को हर बार नॉक कराना, बहुत बार होता है ना, इतने सारे वीडियो स्टूडेंट नहीं देख सकता है, तो की पॉइंट्स हर जगह मिलना चाहिए। तो देखो KMnO4 कभी भी आए तो इतने रिएक्शंस याद रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाएगा, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में Mn4+ में जाएगा। ये कभी नहीं मिलता है IIT JEE में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्या पता कभी पूछ दे। अगर स्ट्रांगली बेसिक या फ्यूज्ड हो, स्ट्रांगली बेसिक का मतलब pH 10-11 सिर्फ लिख दिया, बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो आपको Mn4+ लिखना है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वर्ड मेंशन कर रहा है स्ट्रांगली बेसिक या फ्यूज फॉर्म में, तो Mn+6 में जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आयोडीन का, ये D ब्लॉक में दिया हुआ है, 12th में D ब्लॉक में, ठीक है, NCERT में। ये तो मेंस ने ना जाने, कम से कम मैं तो काउंट करना बंद कर दिया, ठीक है, मुझे लगता है कम से कम ये 10 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो I- + KMnO4, ध्यान रखना, अगर ये एसिडिक मीडियम हुआ तो I2 में कन्वर्ट करना है आपको, ये तो Mn2+ में जाएगा, जो इसकी डेस्टिनी है एसिडिक में Mn2+ में, ये तो बना ही दो, और आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर I2 में जाएगा। वही आप न्यूट्रल ले लो
या बेसिक ले लो, मैंने कहा ना स्ट्रांगली बेसिक नहीं, बेसिक का मतलब ये न्यूट्रल ले लो या बेसिक ले लो, तो ये IO3 नेगेटिव में जाएगा, फिक्स है। और KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में किस में जाएगा, +4 में। ऐसे ही आप याद रखना, कोई भी सल्फाइड आ जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र में, और ये सल्फ़र जो होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट कोलॉइडल फॉर्म में होता है, वाइट समटाइम इसको स्लाइटली कलर्ड या समटाइम येलो भी लिख देता है, ऑब्लिक येलो, सब एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ K2Cr2O7। पहला चीज़ K2Cr2O7 बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में K2Cr2O7, ये मैंने क्या लिख दिया है, ये हटा दो, मैं मिटा ही देता हूँ इसे, ये रहा, ठीक से कर देते हैं क्योंकि ये PDF मैं शेयर करूँगा। तो K2Cr2O7 ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अरे सही लिखा था मैंने, मैं क्यों कन्फ्यूज़ हो गया। एनीवे K2Cr2O7 वो K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो कभी भी इसका रिएक्शन आपको बेसिक मीडियम में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक मीडियम में तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रहना +6 ही है। ठीक है, एसिडिक में ये Cr3+ में जाएगा, तो इसीलिए इसका रिएक्शन हमेशा आपको एसिडिक मीडियम में मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू Cr3+। दूसरा H2O2, भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कभी भी अगर H2O2 आए तो ये O2 में कन्वर्ट होगा जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और ये H2O या OH- कहीं कह लो, दोनों जगह ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, एंड रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन, तो इसीलिए सिंस इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। कभी भी अगर ऑक्सीलेट मिल जाए तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू CO2 व्हेन यू आर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइदर H2O2 हो, KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, भाई अगर ये है तो ये CO2 में ही जाएगा, तय है। जैसे मान लो FeC2O4 आ जाए, इसको कह दिया जाए KMnO4 से एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें, क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना है, भूलना ही नहीं है। आप पूछोगे सर ये भी कैसे पता चलेगा, तो मैंने कह दिया, ये देखो अस और इक, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अस कहते हैं, हायर को इक कहते हैं। तो जब भी आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ये अस को इक में कन्वर्ट कर देगा। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो भाई इससे हायर तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इन सब का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये तरीका। ऐसे ही अगर रिड्यूसिंग एजेंट हो तो इनका रिडक्शन, इससे कम का तो कोई है नहीं, तो इनका तो रिडक्शन हो नहीं सकता है, लेकिन ये रिड्यूस होकर इसमें ज़रूर जा सकता है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई एग्जामिनर बहुत बार करता है, मिक्सचर ले लेगा, एक जगह से Fe2+ ले लिया, एक जगह से CO2+ ले लिया, और उसको KMnO4 से ट्रीट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए Fe2+ तो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में जाएगा KMnO4 से, लेकिन CO2+ से ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये सब बैकबोन होता है। तो अब देखो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो 2+ से 3+ में गया और ऑक्सीलेट आया ना, C2O4 2-, डोंट फॉरगेट टू ऑक्सीडाइज इनटू CO2। एंड सिंस अगर मैं मीडियम एसिडिक लूँ तो डोंट फॉरगेट टू रिड्यूस इट इनटू Mn2+। ठीक है ना, बस हो गया आपका रिएक्शन। इतना लिखना मतलब 99% क्वेश्चन क्रैक हो चुका है। उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल बचता है। तो देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PDF में शेयर कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें, बार बार नॉक करते रहो। देखो ये आ भी गया, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल या फेंटली एल्कालाइन सॉल्यूशन। अब तो एकदम क्लियर है, I- I2 में जाएगा एंड IO3 नेगेटिव में जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे 25 ml aqueous solution of KCl was found to required 20 ml 1 molar AgNO3 solution when titrated using K2Cr2O7 इंडिकेटर। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मेनली यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। तो KCl है, ठीक है ना, उसके लिए इतना AgNO3 चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl ऑफ द गिवन कॉन्सेंट्रेशन। देखो भाई, इतना AgNO3 चाहिए आपसे 25 ml KCl से रिएक्ट करने के लिए। तो इनका बैलेंस इक्वेशन लिख के हमारा टारगेट होगा, पहले इसकी मोलैरिटी निकालें। एक बार जब मोलैरिटी निकल जाएगी तो उससे हम मोलैलिटी निकालें। जब एक बार मोलैलिटी आ गया तो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF जो होता है KF इंटू मोलैलिटी। आप पूछोगे सर अगर मान लो कोई स्टूडेंट है 11th में और वो रिडॉक्स का देख रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दे, वो सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी तक देखे, उससे आगे ना देखें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और बहुत बार मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हो जाते हैं अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो। डाइल्यूट मतलब मान लो आपको मोलैरिटी आ रही है 0.01, तो भाई ये काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वल कर दो अगर एक्वस है तो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पानी के केस में डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है,
अब डाइल्यूट सोल्यूशन है तो सोल्यूट का तो कोई वजन में रोल होगा ही नहीं, तो टोटल जो वजन है इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन बराबर है, सोल्यूट नेग्लिजिबल है, और अगर डेंसिटी 1 हो गई तो जितना मास उतनी ही वॉल्यूम। तो इसमें एक्चुअल में मास यूज़ हो रहा होता है, इसमें वॉल्यूम। डेंसिटी 1 होने पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं प्रोवाइडेड सोल्यूट नेग्लिजिबल हो। तो इसीलिए ये थंब रूल है कि अगर डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन हुआ तो मोलारिटी इक्वल होंगे। देखेंगे अभी उसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो प्लानिंग बता दिया, मोलारिटी पहले इसका निकालना है, फिर मोलारिटी, फिर KF × M कर देना है। KF दे रखा है, जो मोलारिटी आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया है, मैंने वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिख दिया है। ये कॉन्सेप्ट्स है, मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने इसका रिएक्शन लिखा, AgNO3 के 20 वॉल्यूम इंटू मोलारिटी बाई 1000 करो तो इसके मोल्स आ जाएंगे। तो 20 × 1/1000 20 मिली मोल्स। तो इससे मैंने इसके मिली मोल्स निकाल लिए। ठीक है, आ गया इसका मिली मोल्स। अब टारगेट है सॉल्वेंट का मास निकालना। क्यों? क्योंकि मोलालिटी जब आपको चाहिए तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए आपको? मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम्स में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, और ये मोल्स होता है सोल्यूट का, और सोल्यूट यहाँ पे है KCl। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो बहुत सिंपल, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो भाई, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ तो मैंने पहले ही बताया इसकी डेंसिटी 1 है, तो 25 ml जो होगा, तो फिर अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो इसकी डेंसिटी 1 g/ml है, तो 25 ml और ये है 1 g/ml, दोनों को आप यूज़ करके इसका मास निकाल लो। और यहाँ से जो इसके जो सोल्यूट है KCl, उसके जो मोल्स आ रहे हैं, तो सोल्यूट के मास को यहाँ पे हम इसके टोटल मास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स डू। तो डेंसिटी 1 होने के कारण जो टोटल सोल्यूशन है 25 ग्राम हो गया। अब उसमें से हम सोल्यूट के मास को हटा रहे हैं। सोल्यूट का मास कितना होगा? तो KCl के मोल्स हमें पता चल गए 20 × 10⁻³ क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास। इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल मिला के इतना आ गया है इसका मास। तो अब पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम्स में है तो इंटू 1000, ये आ गई इसकी मोलालिटी। ठीक है, अब देखो इसने कहा है 100% आयनाइजेशन, तो इसका मतलब KCl के एक पार्टिकल वो टूटने के बाद 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो डबल हो गया। तो इसका मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो गया। तो बस अब कहानी ख़त्म हो गई। डेल्टा TF फार्मूला जो होता है KF × M होता है अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। जितने पार्टिकल आपने 100 लिए तो 100 ही रहेगा, लेकिन टूटने से पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, तो जितने ज़्यादा हुए उसी को हम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे डबल हो गए तो ये 2 हो गया इसका वांट ऑफ फैक्टर, कहीं पे ट्रिपल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसीलिए उस केस में फार्मूला ये आता है। तो बस सारी वैल्यू को पुट किया तो 3.4 आ गया। दैट विल बी आवर आंसर। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं एक्वा सोल्यूशन KOH व्हेन फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कॉन्सेंट्रेशन शुड बी चेक बिफोर द यूज़। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब बेस जो भी होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक एसिड से आइदर CO2 हो, SO2 हो, इन सब से ये रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो मोलारिटी होगी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही लिख रहा है ऑन एजिंग KOH एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2। एकदम सही है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑप्शन। बस ओवर हो गया, ये कीज़ हैं इसके। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।